एहसास। नमस्कार, एहसास के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज हम एहसास में बात करेंगे विशेष रूप से सक्षम लोगों की। क्या शारीरिक रूप से किसी तरह अशक्त होना कामयाबी की राह में बाधा है? इसका एक ही उत्तर है, बिल्कुल नहीं। कई मिसालें हैं जिन्होंने साबित किया है कि नज़र कमज़ोर होना या किसी किस्म की विकलांगता कामयाबी की राह में बाधा नहीं बन सकती। पहली मिसाल है चारुदत्त जाधव, जिन्होंने दृष्टि बाधा के बावजूद टॉक 64 सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित लोगों को भी शतरंज के खेल में माहिर बना सकता है। हीरो यानी नायक वो होता है जो सब कुछ कर गुजरे, अकेले ही सारी मुसीबतों को झेलते हुए। अपने जीवन के 5वें दशक से गुजर रहा यह व्यक्ति दुनिया की शीर्ष आईटी कंपनियों में शुमार टीसीएस में इनोवेशन कार्यक्रमों यानी नई चीजों को सामने लाने वाले विभाग के प्रमुख के तौर पर जाना जाता है। आखिर उन्होंने दुनिया का ऐसा इकलौता गेमिंग सॉफ्टवेयर टॉक 64 बनाया है जो बिना आंख वालों को भी शतरंज जैसे बारीक खेल का बादशाह बना सकता है। ये गुमनाम नायक कई बार भारत की तरफ से शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भी भाग ले चुका है। इसने इसी शतरंज पर 30 से ज्यादा किताबें लिख मारी हैं और सबसे बढ़कर लाखों की प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सबसे पहले मैंने कभी खुद को डिसेबल हैंडीकैप समझा नहीं है। मेरा खुद का एक बिलीफ है कि भगवान ने हर इंसान को स्पेशल बनाया है, यूनिक बनाया है और हर इंसान को कुछ स्ट्रेंथ दिए हैं और कुछ वीकनेसेस दिए हैं। मिलिए मुंबई के चारुदत्त जाधव से। आंखों का न होना इनके लिए कभी कोई बहाना नहीं रहा और जीवन में कदम दर कदम सफलता को ये चूमते रहे। तो मुझे दिखता नहीं है, ये मैं कंसिडर करता हूँ कि एक मुझ में कमी है, लेकिन उसके साथ भगवान ने मुझे काफ़ी सारी क्वालिटीज़ कैपेबिलिटीज़ दी है, तो उसको मैंने बिलीव किया और फिर उस क्वालिटीज़ को मैं कहाँ यूज़ करके मेरा करियर प्लान कर सकता हूँ, उसको मैंने स्टडी करके मेरा खुद का जो स्किल सेट है आफ्टर माय एजुकेशन, मैंने उसकी तरफ ध्यान देके मेरा स्किल सेट बिल्ड करने की शुरुआत की। पहले इंजीनियरिंग की और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स की डिग्री। कई कंपनियों में काम करते करते नए मुकाम हासिल किए। हर नेक्स्ट लेवल पे मुझे जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ या स्किल सेट्स मुझे बिल्ड करनी है, मैं वो कंटिन्यूसली बिल्ड करते गया। एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने खुद को माना है और आज भी मैं जब मेरा 25 साल का करियर देखता हूँ मुझे खुशी होती है, लेकिन अभी भी इट इज़ एन हाफ डन। लेकिन चारुदत्त कहते हैं कि उन्होंने कभी सहानुभूति और कमतर होने के एहसास को अपने पास फटकने नहीं दिया और अपने को लगातार प्रासंगिक बनाए रखा। इसको फिलॉन्थ्रॉपी की वजह से दिया जाएगा तो आप उस पर्सन जिनको आप जॉब देते हैं उसके साथ इनजस्टिस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उनके करियर पाथ में एक रोड ब्लॉक आप क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके स्किल्स है या नहीं है, अब वो सिर्फ डिसेबल हैं, इसी के बेसिस पे आप उनको जॉब देंगे तो वो पर्सन अभी के रोल में समझो काम कर पाए, लेकिन आगे जाके वो अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू अदर्स नहीं रहेगी। साल 2006 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आज कुछ ऐसे ही हुनर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनकी जैसी कहानियां बार बार दोहराई जा सके। तो ये थी चारुदत्त जाधव की कहानी। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के कनुभाई टेलर का किस्सा। कनुभाई डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने शारीरिक विकलांगता के बावजूद दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके मुहैया कराए। इनके खुद के लिए रोजगार नहीं था, लेकिन इन्होंने दूसरों के लिए रोजगार के मौके मुहैया कराए। कैसे, इस रिपोर्ट में। अ मैन ऑन द व्हील यानी कनुभाई टेलर। आनंद के पास एक छोटा सा गांव है जो अड़ास, उसमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा माँ बाप बहुत गरीब थे। पूरे 5000 की बस्ती में मैं अकेला ही विकलांग था। तो मेरा जीवन में मैं घसट के चलता था, जैसे कुत्ता चलता है ऐसा मैं चल के, कांटे हाथ में लगते थे, पाँव में लगते थे। माँ बाप की परिस्थिति इतनी गरीब थी कि वो एक पैसा भी मेरे पीछे खर्च नहीं कर पाते।
बसों में विकलांगों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा से लेकर कई लड़ाइयां लड़ने वाले कन्हूभाई ने निःशक्तों के सम्मान पाने या कहे कमाने का रास्ता चुना। मैं एसएससी तक पढ़ा, फिर कॉलेज किया। अहमदाबाद जाके सुबह में 7 बजे मैं कॉलेज जाता था, 10 बजे कॉलेज छूटती थी। 11 से 5 में विकलांगों की स्कूल में एक टीचर की नौकरी किया और खर्चा मैं ऐसे ही निकालते थे। कहानी में मोड़ तब आया जब अपनी जिजीविषा के बीज को वो दूसरों में भी बोने लगे। मैंने सोचा कि मैं विकलांगों को लिए कुछ काम करूं। तो आज भारत में नहीं पर सबसे एशिया में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट बन गई है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कम से कम 12,000 लोग विकलांग बच्चे उसमें लाभ ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कन्हूभाई पढ़ने के बाद जॉब मिले ऐसा कुछ पढ़ाओ। मैंने कहा आप बताओ। बोले कंप्यूटर लाइन में विकलांगों को आप पढ़ाएंगे तो उसका स्किल ज़्यादा मिलेगा, नौकरी ज़्यादा मिलेगी। यही नहीं, कन्हूभाई ने उद्योगपतियों को भी भरोसा दिलाया कि निःशक्त कर्मचारी ज्यादा प्रॉफिट का रास्ता है। 5 को भेजता हूँ तो 3-4 महीने में इतना ट्रेनिंग कर लेते हैं तो मेरे को कंपनी वाला खुद कहते हैं कि कन्हूभाई और विकलांग लाइए कि तो बहुत अच्छी बात है कि ये विकलांग पान गुटखा खाता नहीं है, बार बार बाथरूम जाता नहीं है। सुबह उसको बिठाया टेबल पे, वो शाम को 8 बजे ही निकलता है। टेबल खाना भी वो टेबल पे ही खाता है। आज देश में करीब 66 लाख निःशक्त बच्चे 5 से 19 साल के बीच हैं। लेकिन चिंता की बात उन बच्चों के लिए है जो ग्रामीण इलाकों से है, जहां करीब 47 लाख विकलांग बच्चे मौजूद हैं। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि ढांचागत सुविधाओं से लेकर अवसरों की कमी ग्रामीण इलाकों को ऐसे लोगों की चुनौतियों को बढ़ा देती है। लेकिन उम्मीद करनी होगी कि सरकार की नई राष्ट्रीय कार्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसे कदम हालात को बदल देंगे। एहसास। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत, एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। लो भाई, सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? NSSO है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे NSSO है ना। NSSO? ये NSSO क्या है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। NSSO है ना। हाँ। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। मंगल के दर पर जा पहुंचा है काम हमारा, दुनिया भर में रोशन है अब नाम हमारा। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। कल की बातें छोड़िए, बढ़ते भारत से नाता जोड़िए। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें।
ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मुन्ना, मुन्ना मम्मा, मुन्ना। 6 महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी न सुन पाए। एहसास। हमारे देश में करीब 2 करोड़ लोग हैं जिनको शारीरिक रूप से अक्षम माना जाता है, ये समाज मानता है। जी नहीं, अक्षम शब्द गलत है, महज समाज की धारणा है। और इस धारणा को चुनौती दी है लेमन ट्री प्रीमियर होटल ने। इसने अपने ज़्यादातर कर्मचारी ऐसे रखे हैं जो विशेष रूप से सक्षम हैं और इनको कार्यकुशल कर्मचारियों के रूप में विकसित किया गया है। एक दिन 24 घंटे अगर हम देख ना पाएं या हम सुन ना पाएं या हम बोल ना पाएं, ऐसा अगर हम इमेजिन भी करेंगे तो फिर लगेगा कि दुनिया में जो सब प्रॉब्लम है वो तो कुछ भी नहीं है। विकलांगता एक चुनौती है जो पहली बार भारतीय जनगणना में दर्ज हुई है। तर्क दिए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। यहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच बनाई जाए। इन पर लगा अक्षम होने का धब्बा मिटाया जाए, क्योंकि ये भी अक्षम नहीं बल्कि सक्षम हैं। हमारे देश के अंदर अभी वो इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। अगर हम स्कूल्स में भी देखें तो बहुत कम स्कूल्स हैं कि जो सो कॉल्ड डिसेबल को पढ़ाते हैं, और हमारी सोसाइटी के अंदर डिसेबिलिटी एक्सप्रेस करना एक स्टिग्मा माना जाता है। तो बिफोर आई इवन कम टू बिजनेस की हम क्या कर सकते हैं, इसको और 2 लेवल्स पे टैकल करने की जरूरत है। प्रयास भी हुए हैं। होटल लेमन ट्री प्रीमियर ने ऐसे हौसलों को उड़ान देने का काम किया है, कर दिखाया है कि ऐसे बच्चों के भीतर भी प्रतिभा है। मौका मिलते ही ये भी कैपिटल बन जाते हैं। हमारे जो करीब 3000 एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से करीब 12%, करीब 350 लोग ऐसे हैं जो मुंह के बधिर हैं। कुछ अभी हमारे कॉलीग्स हैं जो व्हील चेयर पे हैं, और अभी 2 होटल्स में हमने करीब 12 लोग हैं जो डाउन सिंड्रोम से अफ्लिक्टेड हैं, उनको भी हमने इस पूल में लगाया है। हमारे देश में करीब 2 करोड़ की आबादी शारीरिक रूप से अक्षमता की फहरिस्त में है। अक्षमता का लगा तमगा ऐसे लोगों को मुख्य धारा से दूर कर देता है। हम कहते हैं एक तरफ से कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, देयर इज अ वॉर फॉर टैलेंट, और ऐसे जो 2 करोड़ लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं और पता नहीं कितने आइडेंटिफाइड नहीं हैं, तो हम उस सब टैलेंट पूल को क्या वेस्ट जाने दें? जो लोग शारीरिक विकलांग होते हैं लेकिन जिंदगी को जीने और बड़ा मुकाम हासिल करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, ऐसे लोग विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बनाते हैं और अपने हौसले को बुलंदी देते हैं। एहसास। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना
और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी किसी को छूने या किसी के साथ उठने बैठने से नहीं होता, लेकिन मुझे पता चला है कि हेपेटाइटिस बी के रोगियों के साथ लोग बहुत अन्याय करते हैं। उन्हें काम नहीं देते, बहू बेटियों को घर से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस बी के रोगी को चाहिए इलाज और चाहिए परिवार और समाज का साथ। आप साथ दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, इससे डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एहसास। और अब बात सुगम्य भारत योजना की करते हैं। ये योजना विशेष रूप से सक्षम लोगों की सुविधा के लिए सरकार की अहम कोशिश है। आखिर ये कोशिशें क्या हैं? इस बारे में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से बातचीत की हमारी संवाददाता रितु वर्मा ने। आज हमारे साथ बात करने के लिए इस अभियान पर मौजूद हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी। आइए उनसे जानते हैं क्या है ये अभियान और किस तरह से आने वाले वक्त में एक बड़ी आबादी का जीवन बदलने वाला है। गहलोत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज के साथ बातचीत में। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एक बड़ी आबादी है जो विकलांगजन की है, जिन्हें हम कई तरह से आज की तारीख में पुकारते हैं, विशेष रूप से सक्षम भी कहते हैं। किस तरह से आने वाले वक्त में सुगम्य भारत अभियान के तहत उनका जीवन बदलने वाला है? देखो, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उनके मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो एक हिस्सा है विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, उसको एकदम वाइब्रेंट बनाया है, जीवंत बनाया है और सक्रियता से उनके हित की, उनके संरक्षण की अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। अनेक योजनाओं में उनको आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराना, जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है। 80% से ज़्यादा विकलांग है, उसको मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं ताकि वो उससे आना जाना कर ले और अपना कारोबार भी करने लगे। और ऐसी लगभग 1000 मोटराइज ट्राईसाइकिल हमने बांटने का लक्ष्य किया है, उसमें से करीब 700 बांट चुके हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। जो बच्चे सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, एक कॉक्लियर यंत्र आता है, वो कान के पास चीरा लगाकर फिट कर देते हैं। लगभग 292 बच्चों के ऊपर हमने ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर दिया। वो सब सुनने लगे हैं और धीरे धीरे बोलने भी लगे। पिछले वर्ष हमने 14-15 के साल में विकलांगजन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देना भी प्रारंभ किया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। इसके साथ ही साथ आवागमन की सुविधा की दृष्टि से हम उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो जिस प्रकार का विकलांग है उसको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। परंतु हमने देखा कि देशव्यापी एक अभियान की तेज गति से अमल करने की आवश्यकता है और वो है सुगम्य भारत योजना। अभी हम जो टोटली ब्लाइंड व्यक्ति है उसको केन देते हैं, आधुनिक केन है वो अगर रास्ते में कोई बाधा होती है तो वाइब्रेट करने लगती है, हाथ में झुंझलाहट मालूम पड़ जाती है, ताकि उसको आगे जाने से रोक के संकेत दे देती है कि आगे गड़बड़ है। इस प्रकार की सुविधा देते हैं। फिर और छड़ी भी देते हैं। अब हमने सोचा कि ये भी पर्याप्त नहीं है। बहुत सी जगह उनको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है,
अगर हवाई जहाज में जाना है तो सीढ़ियों में दिक्कत आती है, किसी बिल्डिंग में जाना है तो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, फिर रेलिंग नहीं है, फिर संकेत भाषा के कोई निशान नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती थी। तो हमने छुटपुट ये योजना तो चला रखी थी, परंतु अब हमने सुगम्य भारत योजना एक बनाई है और ये योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब इसको प्रस्तुत किया तो उन्होंने बारीकी से अधिकारियों के साथ बैठ कर के गुण दोष के ऊपर विचार किया और सहमति दी इस बात की। लोकल हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, बसों में अगर देख रहे हैं, रेलवे स्टेशंस पे देख लें, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पतालों में, वो सुविधाएं उन लोगों के लिए आज भी नहीं है। ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे सुगम्य भारत अभियान के तहत कि ये सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी? क्योंकि जो लोग आज सुन रहे हैं, एक बड़ी आबादी, उनको लगता है कि ये योजनाएं तो एक लंबे समय से वो सुनते आ रहे हैं। सुगम्य भारत योजना में जो मैंने 50 बड़े शहरों में प्रत्येक में 100 भवन को सुगम्य दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से उसको सुगमता देने का निर्णय लिया है। उसके साथ ही साथ हवाई जहाज की यात्राओं में, रेलवे की यात्रा में, बस स्टैंड पर बस में यात्रा में, इसमें भी हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश इस योजना के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। अभी भी हमने इस कार्य योजना को छुटपुट शुरू किया, जैसा मैंने बताया, तो बसों में अभी भी फोल्डिंग रैंप बने हुए हैं। अगर कोई बस है तो उसमें एक प्लेट ऐसी फोल्ड कर रखी है, जैसे कोई विकलांग आता है उसको खोलकर ज़मीन पर टच कर दिया जाता है और फिर वो चढ़ जाता है। सड़क पर सड़क क्रॉसिंग के लिए भी दोनों साइड रैंप बनाने का काम कर रहे हैं, रेलिंग बनाने का भी काम करेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर तो लग गए हैं, पर जिस जगह पर ये नहीं है वहाँ रैंप भी बनाना, रेलिंग भी बनाना और फिर संकेत, ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसको संकेत की ज़रूरत है तो वो संकेत भी देना। फिर जो सुनते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं उनके लिए संकेत भाषा का भी उपयोग हम करने का इस सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान कर रहे हैं। हालांकि ये योजनाएं छुटपुट पहले हमने एक्सपेरिमेंटल शुरू की है एक तरह से, ये मान के चलो, पर इसकी व्यापकता इसलिए आवश्यक है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इस प्रकार की सुविधा नहीं होने के कारण कठिनाई महसूस कर रहे हैं और ये कठिनाई दूर करने के लिए ही हमने ये कार्य योजना बनाई है। अब गहलोत साहब, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर है, इससे जो मैंने पहले भी करा, इससे पहले जो योजनाएं हुई हैं इन लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, उसमें आखिर क्या कमियां लगी जो आप अपने इस सुगम्य भारत अभियान में उन कमियों का ध्यान रखेंगे और इसका एक मूल्यांकन समय समय पर होता रहेगा? नहीं, जैसे मैंने बताया, अस्पताल में जाना है, कलेक्ट्रेट में जाना है, कोर्ट कचहरी में जाना है, रेलवे स्टेशन पर जाना है, हवाई जहाज में जाना है, बस स्टैंड पर जाना है, रैंप नहीं है तो वो जो खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता, विकलांग है, वो कैसे चढ़े, ये सब कठिनाइयाँ महसूस की। तो इसकी शुरुआत करने का हमने निर्णय लिया है और मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि मेरे विभाग में जो अधिकारी हैं आज, वो इस मामले में अच्छा अनुभव रखते हैं और उन्होंने देश विदेश में इस मामले में जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उनका एक अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से हम ये सोचते हैं कि अगले 1-1.5 वर्ष में जब ये योजना इम्प्लीमेंट होगी तो इसका लाभ उन सब लोगों को मिलेगा। सामान्य बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी कई बार सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जो 50 शहरों का चयन किया गया है, उस चयन में ग्रामीण इलाके भी हैं या सिर्फ शहरी इलाके हैं? फर्स्ट फेज में हमने 50 बड़े शहरों को लिया है जहां आवागमन अत्यधिक मात्रा में होता है, अधिक लोगों का आना जाना होता है और वो भी ऐसे स्थान जो सार्वजनिक उपयोग के हैं, मैंने उनका उल्लेख किया है, अस्पताल है, कोर्ट है, कचहरी है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे बड़े शहर जहां पब्लिक उपयोग के काम होते हैं वहां प्राथमिकता दे रहे हैं। बाकी ये योजना हम दूसरे चरण में ग्रामीण लेवल पर, कस्बे लेवल पर और जिला मुख्यालय लेवल पर भी कर रहे हैं। तो चलिए गहलोत साहब, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ी आबादी जो विकलांग जन की है उसकी भागीदारी भी बढ़ेगी और जो समाज की मुख्यधारा से दूर है वो दूरी भी उसकी अब खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत जी बात करने के लिए DD न्यूज़ से। एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का अंक हमें लिख भेजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 011233869
47। हमें आप ख़त भी लिख सकते हैं। पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 1। तो दीजिए आखिर में हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार। एहसास। Articles